गुड मॉर्निंग क्लास। तो अब हम 2019 का फंडामेंटल नर्सिंग का पेपर देखेंगे फर्स्ट ईयर का, तो जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो इसको शुरू करते हैं। ठीक, तो इससे पहले थोड़ा हम पेपर देख लेंगे, पेपर में क्वेश्चन कहाँ। तो ये क्वेश्चन पेपर है हमारा, ठीक है ना। ये है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ 5 नंबर में। तो हम लोग इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं कि 5 नंबर में किस तरीके से हेल्थ का कॉन्सेप्ट होता है वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है हेल्थ का कॉन्सेप्ट? तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक डिफाइन दी गई थी, उसको देखते हैं। हेल्थ इज ए डायनामिक स्टेट ऑफ द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। हेल्थ क्या है? एक स्वास्थ्य है, वो गतिशील अवस्था है, यानी कंटिन्यूटी चलने वाली अवस्था है, जो क्या कहती है? फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली वेलबींग होना चाहिए। मतलब फिजिकली यानी बॉडी से, इंटरनल हो एक्सटर्नल वेलबींग होना चाहिए। मेंटली दिमाग से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सोशली सामाजिक तौर पे कोई भी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। लोग कुछ कह देंगे, कुछ कह देते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कह दें उसको लेके हम टेंशनाइज हो जाएं, तुम्हारी हेल्थ बिगड़ सकती है। स्पिरिचुअली अंदर जो आत्मा है वो प्रसन्न होनी चाहिए। और नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, और अंदर कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डिफाइन है। फिर सुनो, हेल्थ एक डायनामिक स्टेट, हेल्थ एक गतिशील अवस्था है जिसमें फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेलबींग होना चाहिए इंसान को, और कोई भी बीमारी ना हो, तो एक वह इंसान स्वस्थ है। तो डिफाइन हो गई। अब कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या क्या होते हैं? तो हेल्थ हमें पता है, हेल्थ इज इवॉल्व ओवर द सेंचुरीज। स्वास्थ्य बहुत पुराने सेंचुरीज काफ़ी बीत गई, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में अभी भी चलता रहा। लोग वर्ड बाय तरीके से बताते रहे किस तरीके से कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे क्या करना है, कैसे नई बीमारी आनी है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ वेरियस चेंजेस हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को बताते हैं कि कैसे हम बीमार हो सकते हैं या कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहला है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। ये एक थ्योरी है, जर्म थ्योरी, उसके बेस्ड पे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट बताया गया है। इट इज़ व्यूज्ड एज एब्सेंस ऑफ डिसीज। जो जर्म थ्योरी बताती है एक्चुअली बीमारी के बारे में, बीमारी कैसे क्या और क्या होती है, कैसे क्या है। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज कहती है कि किस तरीके से माइक्रोब्स अपने बॉडी में एंटर करता है और वो बीमारी कॉज करता है, और फिर इंसान डिसीजेबल हो जाता है, यानी वो डिसीज से ग्रस्त हो जाता है और हमारी हेल्थ बेकार हो जाती है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मेडिकल प्रोफेशन व्यूड द ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन। इसके हिसाब से बोला गया जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन है, और डिसीज एज अ कॉन्सियंस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ मशीन। और जो बीमारी हुई है किसी माइक्रोब्स द्वारा, किसी कीड़े द्वारा, किसी सूक्ष्म जीवी द्वारा, जो इस मशीन को खराब करने की कोशिश करता है। और जो डॉक्टर है, और डॉक्टरों को बताया गया है कि मशीन को रिपेयर करने के लिए ये हमारे डॉक्टर्स होते हैं। ये जर्म थ्योरी का एक सिद्धांत था, जिसमें ह्यूमन एक मशीन है, बीमारी है, वो मशीन को खराब करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर है उस मशीन को रिपेयर करता है। ये एक बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है जो हेल्थ को ठीक करने के लिए है। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ मिनिमाइज द रेट ऑफ द एनवायरनमेंट, सोशल, मीडिया, कल्चरल डिटरमाइन ऑफ हेल्थ। ये कॉन्सेप्ट यही बताता है कि इसमें जो मेनली रोल रहते हैं वो इन्वायरमेंट का, सोशल का, मीडिया का, कल्चर का, किसी भी हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक, यही कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जो बताता है कि इन्वायरमेंट में कैसे हम सफाई रख सकते हैं जिससे बीमारी ना हो, हेल्थ ठीक हो। सोशल में कैसे लोगों की बात ना मान के अपने आप को टेंशनाइज ना करें जिसकी वजह से हेल्थ अच्छी और बीमार ना हो जाए। ऐसे मीडिया, ये सब एक बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। अब आते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे। एन अट्रैक्टिव हाइपोथेसिस विच व्यूड ए हेल्थ एज डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द मैन एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये बताता है, ये एक हाइपोथेसिस है, लोगों का कहना है कि ये एक ऐसी स्टेट होती है इकोलॉजी वाली जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम रहता है, यानी मैन और इन्वायरमेंट के बीच में। इंसान इन्वायरमेंट में रहता है, इन्वायरमेंट से साफ सुथरे रहेगा, अच्छे से रहेगा तो हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी, और अपना वातावरण ही गंदा करके रखेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो एक तरीके से इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम है। द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अराइज टू इशू, इसमें 2 इशू आते हैं। एक इम्परफेक्ट मैन, इम्परफेक्ट इन्वायरमेंट। अगर इंसान इम्परफेक्ट होगा, अपनी केयर नहीं करेगा तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट भी बेकार हो जाएगा। अगर इन्वायरमेंट की साफ सफाई नहीं करेगा तो ह्यूमन ऑलरेडी बीमार पड़ जाएगा। इस तरीके से एक दूसरे को सही करके रखते हैं। इकोलॉजिस्ट हैव कंसर्न द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग, बट इंटरनल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज, एक्स मेंटल
और जेनेटिक्स। मतलब इकोलॉजिस्ट का कहना है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही केवल ऐसा नहीं है जो हेल्थ को बेकार करता हो, अंदर भी इंसान की अगर कोई बीमारी है तो भी वो हेल्थ पे अफेक्ट कर सकती है, मेंटली डिस्टर्ब है या जेनेटिकली डिस्टर्ब है। तो दोनों ही एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट है जो ह्यूमन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको हेल्थ को बेकार कर सकते हैं, ऐसा इकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब देखते हैं साइको सोशल कॉन्सेप्ट। चलो इसको लेके चलते हैं, साइको सोशल कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है। ठीक है, इसमें है हेल्थ इज़ नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फिनोमिना। हेल्थ एक ऐसा नहीं है कि मतलब बायोलॉजिकली ही वो बीमार रहे या उसके अंदर ही कोई कमी है तभी हेल्थ खराब होगी। कभी कभी क्या होता है कि बट वन विच इज़ द इन्फ्लुएंस बाय सोशल फिजियोलॉजिकल कल्चरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ द पीपल। मतलब कभी कभी क्या होता है इंसान सोशली लोगों के बातों में आके टेंशनेस हो सकता है, साइकोलॉजिकली कभी कभी बैठे बैठे टेंशन आ जाती है तो वो उसके अंदर अंदर की जो आत्मा है वो दुख जाती है, रोने लगती है, तो उससे भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। कल्चर उसका बेकार है, लोग पीने वाले ज़्यादा हैं, उसके माहौल में गंदे लोग हैं, तो वो सोच सोच के वहीं ढल जाता है जिससे उसकी हेल्थ बेकार हो सकती है। इकोनॉमिकली पैसा कभी कभी नहीं होता लोगों को इलाज करने के लिए, कोई समस्याएं होती हैं तो टेंशनाइज हो जाता है, वहीं बीमार पड़ सकता है। और पॉलिटिकली तो ये ऐसे हैं जो हमारे साइको सोशल कॉन्सेप्ट को लेके हेल्थ में डिस्टर्बेंस लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इफ़ एनी वन कैन नॉट गिव रेस्पेक्ट, अगर कोई इंसान किसी को रेस्पेक्ट नहीं देगा, नॉट अप्रिसिएट अवर वर्क, अपना वर्क अप्रिसिएट जो हम काम कर रहे हैं उसको अप्रिसिएट नहीं करेगा, देन अवर माइंड गेट अफेक्टेड, तो इन चीज़ों को देख के हमारा माइंड है वो थोड़ा अफेक्ट हो जाएगा, हम लोग टेंशन में आ जाएंगे। देन अवर मेंटलिटी डिसऑर्डर हो जाएगा, मे बी इंक्रीज, वही मेंटलिटी डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज अफेक्ट बाय सोशली फैमिली एटसेट्रा। तो ये सब कहाँ से आएगा, हमारी सोशल जो लोग हैं वो लोग हमारे काम को देख के खुश नहीं होंगे या फिर बुरा भला कहेंगे, फैमिली खुश नहीं होगी, तो मेंटली प्रेशर आ जाएंगे और हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके से साइको सोशली कॉन्सेप्ट वर्क करता है। लास्ट है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जो इन तीनों को घेरे रखता है। जैसे द डेफिनेशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ इंक्लूड अ बैलेंस अप्रोच ऑफ हीलिंग एंड द माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। ये अंदर आत्मा को भी कंट्रोल करके रखेगा, बाहर की चीज़ों को भी कंट्रोल करके रखेगा और दोनों को मिला के एक बैलेंस बनाए रखेगा। देखते हैं जैसे इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल जनरल हेल्थ, द यूज़ ऑफ सेफ नेचुरल ट्रीटमेंट, वेल बैलेंस लाइफ स्टाइल, हेल्प इन प्रॉपर हाइजीन। वही ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट बताता है कि किस तरीके से हम ओवरऑल अपने आप को हेल्थ रख सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने आप को नेचुरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, किस तरीके लाइफ को बैलेंस बनाया जा सकता है, किस तरीके से प्रॉपर हाइजीन ले सकते हैं। ठीक, इट अप्रोच ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी। ये हर सोसाइटी में वर्क करता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट और एक अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, हॉस्पिटल फंक्शन। देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर बी है 5 नंबर में, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। तो देखते हैं चलो हॉस्पिटल के फंक्शन, ये रहे हॉस्पिटल के फंक्शन। देखते हैं हॉस्पिटल फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल आर प्रिवेंटिव फंक्शन, क्यूरेटिव फंक्शन, ट्रेनिंग फंक्शन, रिसर्च फंक्शन, पेशेंट केयर। ये हॉस्पिटल के फंक्शन होते हैं। अब इनको नीचे एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रिवेंटिव फंक्शन। ठीक है, देखते हैं इट इज़ एन इमर्जिंग सेकेंडरी फंक्शन फॉर द हॉस्पिटल एंड कंसर्न विद द हेल्थ प्रमोशन। ये फंक्शन है, ये हॉस्पिटल का सेकेंडरी फंक्शन में आता है जो एक हमारी हेल्थ है उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है। जो कौन कौन ये एक्टिव रोल करते हैं हेल्थ को ठीक करने में, CHC PHC। जैसे मान लो गांव में कोई बीमारी आने वाली है या आ चुकी है तो ये हमारे जो CHC PHC हैं, ये सेंटर हेल्थ सेंटर ऐसे होते हैं जो उन गांव वालों को अवेयर कराते हैं उस चीज़ से, उसका ट्रीटमेंट बताते हैं, उसका इलाज बताते हैं, तो ओवरऑल उस विलेज में एक कम्युनिटी में हेल्थ को बचाने के लिए और हम लोगों को सेफ होने के लिए ये लोग हेल्प करते हैं। कौन, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर और CHC, ये प्रिवेंटिव फंक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्यूरेटिव फंक्शन। ठीक है, इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल। ये एक प्राइमरी फंक्शन है हॉस्पिटल का, कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पेशेंट है उसकी केयर करते हैं, हॉस्पिटल में जो भी एडमिट होता है उसकी, अगर एडमिट होने वाला होता है उसकी।
इट रेफर टू एनी टाइप ऑफ केयर टू बी गिवन टू द पेशेंट बाय द हेल्थ टीम मेंबर, नर्स, फिजिशियन। क्यूरेटिव फंक्शन, जैसा नाम है क्यूरेटिव मतलब केयर। हॉस्पिटल में सीधी बात है, कोई भी पेशेंट होगा, कैसा भी पेशेंट होगा, कभी भी वो पेशेंट आएगा, उसका हेल्थ टीम मेंबर द्वारा ही हम उसकी केयर कराएंगे। ठीक, मेनली नर्स और फिजिशियन। ठीक है। थर्ड, ट्रेनिंग फंक्शन। इट इज़ द सेकेंडरी फंक्शन एंड कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल कोर्स फॉर द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल पर्सन हु प्रोवाइड हेल्थ सर्विस। मतलब ट्रेनिंग फंक्शन, जैसा नाम है, इसमें क्या है, एक हॉस्पिटल का सेकेंडरी फंक्शन है जहाँ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो मेडिकल स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं, नर्स को एजुकेशनल कोर्स करवाते हैं और बताते हैं किस तरीके से किस ट्रीटमेंट का कैसे ख्याल रखना है, कैसे उसको अप्लाई करना है पेशेंट के ऊपर। ये सब हमारा ट्रेनिंग फंक्शन में आता है और हेल्थ सर्विस जो भी देते हैं उनको ये सिखाया जाता है। नेक्स्ट, रिसर्च फंक्शन। इट आल्सो सेकेंडरी फंक्शन, ये भी सेकेंडरी फंक्शन है हॉस्पिटल में, एंड कंसर्न विद द कंडक्टिंग ऑफ द हेल्थ रिलेटेड रिसर्च दैट फोकस ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। मान लो किसी को रिसर्च फंक्शन में, क्या जैसा नाम है कि रिसर्च किया जाएगा किस चीज़ पे, कि जैसे मान लो कोई बीमारी आई है तो लोग उसका इलाज नहीं करवा पा रहे, जैसे भी कोरोना आया था अचानक, अभी लोगों के पास 1 साल तक कोई बीमारी, मतलब उसका क्या बीमारी भयंकर थी पर कोई भी इलाज नहीं था, तो लोगों ने रिसर्च में जाके वहाँ रिसर्च की, कौन सा वायरस है, कैसा है, कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए, तब वहाँ पे एक रिसर्च करके कोरोना वायरस के लिए कोरोना वैक्सीन बनी, जिससे उस डिसीज में इम्प्रूवमेंट हुआ और उस बीमारी का प्रिवेंशन मिला। तो वही कहा गया है कि इसमें हेल्थ रिलेटेड रिसर्च है जो भी होती हैं, तो उसमें फोकस क्या करते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, किस तरीके से हेल्थ को इम्प्रूवमेंट किया जाए, कोई बीमारी है उसको हम कैसे प्रिवेंट किया जाए, वो हम रिसर्च करते हैं। पेशेंट केयर, जो मेन फंक्शन है किसी हॉस्पिटल का, प्राइमरी फंक्शन इज द पेशेंट केयर इन एनी हॉस्पिटल। कोई भी हॉस्पिटल में प्राइमरी फंक्शन है पेशेंट केयर करना, वेदर इट इज़ विलेज, बेशक वो गाँव का हो, स्टेट का हो, हॉस्पिटल का हो, या तो हॉस्पिटल हो और या फिर पेशेंट हो, कोई भी उसको केयर करना है। बिकॉज वी मेड हॉस्पिटल्स टू क्योर द डिसीज़, क्योंकि हम हॉस्पिटल इसलिए बनाते हैं कि जो भी उसको बीमारी हुई है वो उसका इलाज हम कैसे कर सकें। टू डिक्रीज द इन्फेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है किसी एक पर्सन को, तो उसको हम कैसे प्रॉपर केयर करके ठीक कर सकें। केयर द पेशेंट विद अ प्रॉपर इथिक्स, और विद रूल और रेगुलेशन से, बिना किसी भेदभाव के उस पेशेंट की केयर करें, आर द मेन मोटिव ऑफ एनी हॉस्पिटल। तो किसी भी हॉस्पिटल के ये मेन मोटिव रहते हैं, पेशेंट की केयर करना रूल्स और रेगुलेशन से। अब क्वेश्चन नंबर 12, प्रेशर अल्सर क्या है। प्रेशर अल्सर को देखते हैं। प्रेशर अल्सर क्या है, एक्चुअली जो पेशेंट होते हैं या फिर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, वो कंटिन्यू कोई बीमार हो गया है, उसे कोई प्रॉब्लम है, तो एक ही पोजीशन में लेटे रहने से क्या हो जाता है, उसकी स्किन टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, वहाँ सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाता है और वो एरिया घाव से घिर जाता है। तो प्रेशर अल्सर प्लस बेड सोर, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, देखते हैं इसको डिफाइन देखते हैं। दिस अल्सर आल्सो नोन एज बेड सोर, इसको बेड सोर भी कहते हैं, और डिक्यूबाइटिस अल्सर, 3 नाम है इसके। इट में बी क्लोज और ओपन, ये क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी, यानी अंदरी तरफ घाव भी हो सकता है और बाहरी तरफ भी हो सकता है। ठीक है। दे फॉर्म बिकॉज ऑफ सिटिंग और लाइंग इन वन पोजिशन फॉर टू लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठे रहना, लेटे रहना, क्या प्रेशर अल्सर का कारण हो सकता है, जिसकी वजह से दिस लीड टू कटिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा रुक जाएगा, कटता रहेगा, बाहर आएगा फिर बंद होगा, बाहर आएगा फिर बंद होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्ट ऑफ अवर बॉडी, वही जो हमारे बॉडी का पार्ट है उसमें, उस एरिया में टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से घाव बनने की आशंका हो सकती है और वो प्रेशर पड़ने से अल्सर का रूप ले सकती है। देयर आर मैनी मेनली 4 और 5 एरियाज वेयर दिस अल्सर इज अकर। कौन कौन से एरियाज हैं, बैक ऑफ हेड, पीछे गर्दन के साइड में, शोल्जर, शोल्जर की तरह लेटे रहना, कोई बीमार अगर हिप पे पोर्शन में हो गया तो, या बाय शोल्जर पे हो गया तो, एल्बो, एल्बो में हो सकता है कोनी में, और हिप्स, पीछे कोई कंटिन्यू लेटा हुआ है, या कोई बेबी डिलीवरी होने वाली है तो कोई इशू आ गया है तो कम से कम 1 महीने से वहीं लेटा हुआ है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उन कंडीशन में हिप्स में भी हो सकता है, एंकल्स में, एड़ी में भी हो सकती है दवा होने पड़ने से। तो ये होते हैं एरिया जहाँ प्रेशर अल्सर होने के चांस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी का बी है, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉज ऑफ प्रेशर अल्सर। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि प्रेशर अल्सर है वो किस तरीके से, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे इंक्रीज होगा। तो पहला है द कॉज ऑफ प्रेशर सोर आर एस फॉलो, डायरेक्ट और इमीडिएट कॉज। ठीक, डायरेक्ट हो सकता है या अचानक हो सकता है, तुरंत का तुरंत, जैसे देखते हैं पहला प्रेशर,
प्रेशर इज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी कॉज ऑफ प्रेशर अल्सर या प्रेशर सोर। जो प्रेशर सोर का मेनली प्राइमरी जो जिसके कारण होता है ये वाला घाव, वो मेनली प्रेशर की वजह से होता है। इन अ सिक पर्सन, कोई बीमार पर्सन है, ठीक है, व्हेन ही और सी कैन नॉट रिप्लेस देयर पोजीशन, किसी वजह से ही और सी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है ड्यू टू इंजरी या कोई केस के कारण, देन द प्रेशर अकर ऑन द अनदर साइड, तो जिस तरफ लेटा है उस तरफ, ठीक है ना, उसको प्रेशर हो सकता है क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है। देन द प्रेशर अकर ऑन अदर साइड हेयर कॉज डिप्लेशन ऑफ ब्लड सप्लाई, तो जो दबा हुआ पोर्शन है पूरे बॉडी का भार उस नीचे वाले पोर्शन पे है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो रुक रही है, सर्कुलेशन रुक रहा है, और उसकी बॉडी के वेट की वजह से वहाँ टिश्यू डैमेज हो जाएंगे और वहाँ घाव सा बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो कोई इंसान है, उसको ऊपर वाली साइड पे जो हिप वाला पोर्शन है वहाँ पे क्या हुआ, चोट लग गई है, तो जहाँ चोट लगी है वहाँ तो उधर तो लेटेगा नहीं, उसके अपोजिट साइड लेटेगा, तो अपोजिट साइड क्या है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है, कंटिन्यूटी वहीं घिस घिस के इधर से उधर बढ़ रहा है, इधर से उधर बढ़ रहा है, तो उसके चक्कर में टिश्यू डैमेज हो जाएंगे और पूरे बॉडी का वेट उसके नीचे साइड में आ जाएगा, जिस साइड से वो लेटा हुआ है, यानी चोट के अपोजिट साइड से, तो एक कंडीशन आ सकती है कि वो प्रेशर अल्सर हो सके। ठीक है, द प्रेशर ओवर दीज एरियाज आर इंक्रीज इन द फॉलोइंग कंडीशन। किस कंडीशन में हो सकता है ऐसा? पहला, व्हेन देयर इज अ लंप एंड क्रीज जो हम लोग बेड में क्रीज होती हैं तो वहीं से घर्षण होता जाएगा, घिसता जाएगा, तो उस बेड की क्या कहते हैं, क्रीज होने के चक्कर में उसको घाव हो सकता है। इनकरेक्ट पोजिशन ऑफ द बॉडी, गलत तरीके से बैठना या अपने को चेंजमेंट करना। इनफ्रिक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन को चेंज ही मत करना, वहीं बैठे रहना। ये हो गए प्रेशर, जिसकी वजह से हमको प्रेशर अल्सर हो सकता है, घाव हो सकता है। फ्रिक्शन भी एक महाकारण है। फ्रिक्शन इज ऑफ द स्किन विद रफ और हार्ड सरफेस। इसमें क्या होगा, घर्षण है जो घिसेगा, या तो रफ सरफेस होगा या हार्ड सरफेस होगा, जिसकी वजह से कॉज टिश्यू डैमेज कॉन्टैक्ट विद द रफ सरफेस ऑफ द बेड, रिंकल्स ऑन द बेड क्लॉथ्स, हार्ड सरफेस ऑफ द प्लास्टर कास्ट ऑफ स्प्लिंट प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज ऑन द बेड। तो फ्रिक्शन किन की वजह से होगा, किन की वजह से रगड़ना हो सकता है? तो पहला दिया रखा है क्या चीज़, रफ सरफेस, बेड का रफ सरफेस है, मान लो गद्दा नहीं बिछाया तो, जैसे गांव के कुछ हॉस्पिटल है उनमें होता है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, पहले होता था। रिंकल्स, सिकुड़न है अगर बेड पे, कपड़ों पे, तो एक ही पोजीशन लेटा रहेगा तो जब इधर घिसेगा, क्योंकि ऊपर उस तरफ से झुक नहीं पाएगा, चोट लगी ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ से ही घिसता रहेगा, उठ पाएगा नहीं, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन होगा, तो वही घिसते 1 महीने 2 महीने वो टिश्यू डैमेज हो जाएगी और वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। या फिर गलती से कोई फॉरेन पार्टिकल बेड पर रह गया, ब्रेड, ऑरेंज या छिलका, तो उस कंडीशन में उस चीज़ से फ्रिक्शन होगा और घाव होने के चांस रहेंगे। केयरलेस हैंडलिंग ऑफ द बेड पेन, पुलिंग सीट अंडर द क्लाइंट, फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो वही कोई चीज़ केयरलेस से हमने नहीं ध्यान दिया, कोई चीज़ वहीं रख दी उसके पास में, उसको चोट लगी है तो उससे ही घिस रहा है, नहीं कुछ कर पा रहा है, तो फ्रिक्शन, उसका रगड़न से उसके टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। तो सो फ्रिक्शन आल्सो कॉज द प्रेशर अल्सर, तो फ्रिक्शन भी प्रेशर अल्सर का कॉज कर सकता है, मेनली हॉस्पिटल में और होम केयर में। ठीक है। सेकेंड, मॉइस्चर, द स्किन कॉन्टेक्ट विद द मॉइस्चर, अगर जो स्किन हमारी है वो अगर किसी मॉइस्चर यानी किसी पानी से वहीं पड़े पड़े बेड पे काफ़ी दिन से नहीं उठ पाया, तो मॉइस्चर भी एक ऐसा है जो ये कॉज कर सकता है, काफ़ी पीरियड टाइम तक हमारी जो स्किन है वो डैमेज हो सकती है। क्लाइंट हु आर स्वेटिंग, जो कुछ क्लाइंट होते हैं बहुत पसीना आता है तो उसको नीचे प्रेशर से पूरा बॉडी का प्रेशर नीचे की तरफ पड़ रहा है, जहाँ वो ठीक है, तो पसीना आते आते वहीं घर्षण हो रहा है, वहीं उसका यूरिन पड़ा हुआ है या पसीना आ गया, तो वहाँ से रगड़ेगा तो हर बार पसीना जाएगा तो और खाल खींचेगी, और नीचे आएंगे तो और घाव हो जाएंगे, तो वो एक प्रेशर सोर का, प्रेशर अल्सर का रूप ले लेंगे। या फिर प्रेजेंस ऑफ पैथोजन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर लेक ऑफ क्लीननेस, कोई भी है वो कोई घर वाला या फिर कोई भी वहाँ वो वार्ड अगर सफाई नहीं करेगा उसकी आसपास की, तो जो उसका घाव था उसमें भी कैंसर, वो क्या कहते हैं, दिक्कत आ जाएगी जहाँ चोट लगी थी, और उसके अपोजिट साइड भी वो घर्षण की फ्रिक्शन की वजह से या मॉइस्चर की वजह से और या फिर प्रेशर की वजह से वहाँ पे सफाई नहीं हो पाएगी और बीमारी आ जाएगी। ठीक, पैथोजन का भी बहुत रोल रहता है। प्री डिपोजिंग कॉजेज और भी कुछ कॉज होते हैं, ओबिसिटी, मोटापा है तो नहीं उठ पा रहा है तो वहीं रगड़ रगड़ के खिसकता है, रगड़ रगड़ के खिसकता है, हमारी वहाँ हो जाएगी, इम्पेयर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, ओडेमा कोई डिसीज है तो इस चक्कर में भी इंसान को प्रेशर अल्सर से भुगतना पड़ता है, बीमारी हो सकती है। ठीक है। प्रिवेंशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ अल्सर, अब क्या प्रिवेंशन है क्या मैनेजमेंट है अल्सर के, वो देखते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यहाँ पे।
द प्रिवेंशन ऑफ द प्रेशर अल्सर आर इन फॉलोइंग वेज, कौन कौन से ऐसे हैं जिनसे प्रेशर अल्सर से बचा जा सकता है। कीप द क्लाइंट क्लीन एंड ड्राई, अपने क्लाइंट को साफ सुथरा रखें। प्रोटेक्ट द डैमेज स्किन, जो स्किन डैमेज है उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बाकायदा उसकी सफाई करें, बाकायदा पट्टी बांधें, बाकायदा एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक का यूज़ करें। सी प्रोवाइड द क्लाइंट विद एडिक्वेट फ्लड विद अ प्रॉपर डाइट, उसको जो फ्लड लगना है वो फ्लड लगाए बीमारी के तौर पे जब बीमारी हो जाए तब, और प्रॉपर डाइट दें जिनमें हाई प्रोटीन और विटामिन हो, जिसकी वजह से अगर जिसको बीमारी हो जल्दी हो ठीक हो जाए और वो चलने लगे तो ये प्रेशर अल्सर का कार्ड नहीं बनेगा। डी प्रोवाइड अ स्मूथ फॉर्म ऑफ रिंकल फ्री बेड ऑन विच क्लाइंट कैन टेक रेस्ट, और ऐसा बेड दें जहाँ पे लेटने के लिए जिसमें रिंकल ना हो, सिमटा ना हो, स्मूथ हो, जिससे अगर वो रगड़े भी तो ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसको बार बार घिसे ना उसकी बॉडी, घिसेगी तो फ्रिक्शन हो जाएगा तो प्रेशर अल्सर हो जाएगा। यूज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कॉटन अंडर स्प्लिंटर एंड प्लास्टर ऑफ कास्ट टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, और एक प्रॉपर तरीके से हम कॉटन का इस्तेमाल करें जहाँ जहाँ उसको चोट लगी है, जहाँ जहाँ प्लास्टर लगा हुआ है जब हटाएं तब, वरना फ्रिक्शन के चक्कर में प्रेशर अल्सर के चांस हो सकते हैं। ठीक है। यूज़ ऑफ कंफर्ट डिवाइस टू टेक ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द प्रेशर पॉइंट, और कंफर्ट डिवाइस का इस्तेमाल करें, जैसे कुछ नहीं कहते हैं वो बेड आते हैं डिवाइस में जो ऊपर नीचे करने से ना पेशेंट की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करें जिससे आसानी से उसकी पूरी बॉडी इधर उधर चेंज होती रहे, जिसकी वजह से प्रेशर अल्सर ना कॉज हो। ठीक है। टीच द क्लाइंट एंड देयर रिलेटिव टू हाइजीन केयर ऑफ द स्किन, और जो स्किन है उसको बताएं उनके रिलेटिव को या क्लाइंट को कि इस तरीके से अपनी सफाई रखनी है, इस तरीके से इस पर सही रखना है। इनकरेज द क्लाइंट टू मूव इन बेड एज फोर्स इट इज़ अलाउड, जितना वो मूव कर सके, जितना हो सके उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करें। ठीक। अब मैनेजमेंट ऑफ अल्सर, तो मैनेजमेंट ऑफ अल्सर था ना, द फॉलोइंग स्टेप आर टेकन बाय द नर्स, कुछ स्टेप होते हैं जो नर्स द्वारा किए जाएंगे, तो वो देखते हैं कौन कौन से। रिपोर्ट टू द सिस्टर इन चार्ज एंड द फिजिशियन ऑफ अर्ली सिम्टम ऑफ द बेड सोर सो दैट स्टेप टेकन एज अर्ली एज पॉसिबल टू प्रिवेंट द फर्दर डैमेज, मतलब अगर किसी को बेड सोर की या फिर प्रेशर अल्सर की प्रॉब्लम आती है तो अपने सिस्टर इंचार्ज को रिपोर्ट करें या फिर जो वहाँ डॉक्टर है उसे रिपोर्ट करें, जिससे क्या हो वो शोर को या प्रेशर अल्सर को रोका जा सके जल्दी से जल्द, फिर उसमें कोई फर्दर डैमेज ना हो सके, इसलिए पहले तो ये काम करें। प्रिवेंट द अल्सरेटेड एरिया फ्रॉम द बिकमिंग इन्फेक्टेड, इन्फेक्शन विल रिटार्ड हीलिंग ऑफ एन अल्सर, फॉलो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, और हम क्या करें अगर गलती से भी थोड़ा सा भी अल्सर अगर हो चुका है किसी को, तो जो अल्सरेट एरिया है उस एरिए पर एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करें। एसेप्टिक टेक्निक वो जिससे हम माइक्रोब्स को मिटा सकें या मार सकें, जिस वजह से अल्सर ज़्यादा ना हो, बीमारी ना हो। सी द क्लिनिक एजेंट इज़ यूज टू क्लीन अल्सरेटेड एरिया, जो घाव हो गया है उस एरिए पे हम क्लीन वाले एजेंट इस्तेमाल करें, जैसे नॉर्मल सलाइन या कोई एंटीबायोटिक। ठीक। डी एप्लीकेशन ऑफ वाटर प्रूफ ऑइंटमेंट, कुछ ऐसे ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करें जिसमें पानी की मात्रा ना हो, क्योंकि पानी से जल्दी घाव और बढ़ सकता है, जैसे जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करें सरफेस ऑफ वाउंड, जहाँ घाव हो गया वहाँ, जिसकी वजह से इन्फेक्शन आगे ना हो सके और कोई भी टिश्यू डैमेज ना हो। इफ स्लफ इज प्रेजेंट, अगर वहाँ पे मवाद वगैरह कोई चीज़ है, देन क्लीन द एरिया थ्रोगली ट्वाइस, तो दिन में 2 बार उसे साफ करें, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, विद डाइल्यूट विद H2O डिस्टिल वाटर के साथ में। ठीक है। इफ इन्फेक्शन इज सेटल इट मे बी नेसेसरी टू गिव सम ऑफ द एंटीबॉडीज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, अगर इन्फेक्शन वहाँ है तो प्रॉपर मात्रा में उसे एंटीबॉडीज़ दें, एंटीबायोटिक चीज़ें दें, डॉक्टर को पूछ के, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कम हो, और एक हाइजीन रखें जिसकी वजह से वो इंक्रीजमेंट या वो माइक्रोब्स ग्रो ना कर सकें। ठीक। ये हो गया हमारा किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं प्रेशर अल्सर का या फिर बेड सोर का। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है डिफाइन इन्फेक्शन। थर्ड का ए, एन इन्फेक्शन इज अ डिसीज स्टेट दैट रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, इन्फेक्शन एक इस तरीके की बीमारी है जो जिसमें पैथोजन एंटर करता है अंदर या फिर किसी बॉडी के ऊपर, और इट इज़ एन एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट इन द बॉडी मल्टीप्लीकेशन इटसेल्फ, या फिर किसी भी माइक्रोब का एंटर होना किसी बॉडी में जिसकी वजह से डिसीज़ का डेवलपमेंट हो या मल्टीप्लीकेशन हो, प्रोड्यूसिंग एजेंट इन द बॉडी मल्टीप्लीकेशन इटसेल्फ, और जो भी एजेंट है जो माइक्रोब्स है
वो ह्यूमन बॉडी के अंदर अपने आप को खुद मल्टीप्लाई करे। अब सिंपल भाषा में इन्फेक्शन एक डिसीज़ है जिसमें कोई भी माइक्रोब बॉडी के अंदर आता है या उसके ऊपर आता है, जिसकी वजह से वो डिसीज़ को बढ़ावा देता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करके बीमारी को और गहरा बना देता है और ज़्यादा डिसीजेबल कर देता है। ये हो गया इन्फेक्शन की डिफाइन। बी, प्रिवेंट नोसोकोमियल इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। 8 नंबर पूछा गया है कि हॉस्पिटल है जो उसमें नोसोकोमियल इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सके। ठीक है, क्रिटिकली इल पेशेंट हैव 10 to 15% इंसिडेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोसोकोमियल, मतलब 10 से 15% ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में बीमारी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए कुछ मेथड है जिनसे हम उन जो हॉस्पिटल बीमारी हो रही हैं उनसे बचा जा सके। नोसोकोमियल इन्फेक्शन वही होते हैं कि पेशेंट द्वारा जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैल जाता है उसको रोकने के लिए हमें कुछ इस्तेमाल करना है। ए, हैंड वॉशिंग, अल्कोहल, जेल डिसइंफेक्शन। ठीक, पहला तो मैन जो रखना है बीमारी से बचने के लिए नोसोकोमियल इन्फेक्शन को कि प्रॉपर वे में हैंड वॉशिंग करें। बिफोर एनी पेशेंट कॉन्टैक्ट, जब भी किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए तब हैंड वॉश करें। आफ्टर एनी पेशेंट बॉडी फ्लड कॉन्टैक्ट, जब भी हम किसी भी पेशेंट के पास जाएं उसका फ्लड या ड्रिप जो भी बंद कर चालू करें तो प्रॉपर वे में हम सैनिटाइजर करें अपने हाथ को, जिससे बीमारी आगे ना फैले। प्रियर टू प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स आईवी फ्लड्स, जब हम टाइम जो ओडी बीडी टीडी हम लोगों को ड्रग्स देते हैं तीनों टाइम पे आईवी फ्लड लगाते हैं तो उस समय हम तैयार रहें कि हम क्या करें, अपने हाथों को वॉश करें आईवी फ्लड लगाने से पहले, आईवी फ्लड लगाने के बाद प्रोसीजर करें या ड्रेसिंग चेंज करें उस समय प्रॉपर मात्रा में हैंड वॉशिंग करें और अल्कोहल जेल डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल करें या कोई सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में हम बीमारी को बढ़ाने से रोक सकें। बिफोर लिविंग द बेड साइड, और जब किसी पेशेंट के पास जाते हैं तो जब वहाँ से उसका बेड साइड लीव करते हैं, साइड में जाते हैं यानी पेशेंट को इलाज करके हटते हैं वहाँ से, तो हम अपने हैंड वॉश करने चाहिए। सेकेंड, लिमिटिंग इन्फेक्शन क्रिटिकल केयर जनरल, नॉर्मली जो इंसान की क्रिटिकल केयर कंडीशन में आईसीयू में रहते हैं उनके लिए किस तरीके से हम रोकथाम कर सकते हैं हॉस्पिटल में इन्फेक्शन किसी और को ना हो जाए तब। स्ट्रिक्ट अडेयरनेस टू लोकल इन्फेक्शन पॉलिसी बाई डिपार्टमेंट, जो हमारे डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बना रखी हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी जो एंटी माइक्रोबियल यूज पॉलिसी माइक्रोबायोलॉजी वाले होते हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले होते हैं, ये कुछ पॉलिसी हर हॉस्पिटल बनाते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन इथिक्स होते हैं कि इस तरीके से हमें इतनी डिस्टेंस पे टेबल रखनी है, इतने डिस्टेंस पे पेशेंट को लेटाना है, किस बेड पे कैसे लेटाना है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से टच ना हो और बीमारी ना फैले। तो ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं, हर हॉस्पिटल अपना अपना देते हैं। एप्रॉन पहनने, प्रॉपर ग्लोव्स रखना है प्रॉपर, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना बढ़े। मेंटेन ऑफ स्टाफिंग इनटू रेशियो, और मान लो कोई इंसान है या कोई पेशेंट है जो बीमार है जैसे एचआईवी है या फिर कोई अदर डिसीज़ है जो, तो एक प्रॉपर मेंटेनेंस स्टाफिंग के बीच में होना चाहिए और उस पर लेबल लगा होना चाहिए ये वाला पेशेंट ऐसा है तो इसके पास ना जाए। स्टाफिंग एक प्रॉपर तरीके से रेशियो में पेशेंट और स्टाफ का दोनों का रिलेशनशिप रहे और एक ऐसे पेशेंट के पास इतने ही स्टाफ रहे, उससे ज़्यादा बेवजह ना आए। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक फॉर इन्वेस ऑफ द लाइन ड्रेसिंग प्रोसीजर, जब भी हम कुछ ड्रेसिंग पहने या फिर ग्लोव्स पहने तो एसेप्टिक का इस्तेमाल करें प्रॉपर मात्रा में, जैसे जो चीज़ें डिस्ट्रॉय होनी है उनको वहाँ डालें, डस्टबिन का यूज़ करें और उसके बाद स्टीमिंग में कोई चीज़ अगर जानी तो स्टीमिंग से करके एसेप्टिक करें। इस तरीके से हमें क्रिटिकल जो आईसीयू में वो करना है। मिनिमम मैनिपुलेशन ऑफ आईवी लेंस कैथेटर्स, और कम से कम जहाँ यूज़ हो वहाँ आईवी लेंस इंट्रावेनल जो भी होती हैं उनको इस्तेमाल करें और कैथेटर का इस्तेमाल करें जहाँ ज़रूरत पड़े, वही हर समय नहीं। और वेंटिलेटर एसिस्टेड टू रिड्यूस निमोनिया, वेंटिलेटर का इस्तेमाल करें निमोनिया से बचने के लिए। यूज़ एचएमएफ ह्यूमिड, एक आता है वेंटिलेटर जो बैक्टीरिया को फिल्टर करता है, यानी बैक्टीरिया उस ह्यूमन बॉडी के में नहीं जा पाता है, एक वेंटिलेटर है, इसका इस्तेमाल करें हॉस्पिटल में। डिस्पोजल वेंटिलेटर सर्किट चेंज एट 48 ओवर, नहीं मास्क लगाते हैं हम लोग जब कोई किसी को निमोनिया हो जाती है जिससे ऑक्सीजन देने के लिए, उस टाइप में छोटे से वेंटिलेटर होते हैं, तो 48 घंटों में उन्हें चेंज करते रहना चाहिए और चेंज नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया हो जाएंगे, हो सकता है वो इन्फेक्ट हो जाए, बाकी सामने वाला है उसे बीमारी हो सकती है। रेगुलर लेफ्ट और राइट लेटरल पोजीशन, और उसको पोजीशन चेंज करते रहें। उसके बाद लिमिटिंग आईवी डिवाइस इन्फेक्शन, ठीक, कोशिश करें कम से कम आईवी डिवाइस का यूज़ करें। एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करें जो यूज़ 2% क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट O2 फॉर स्किन के लिए, ठीक। इन चीज़ें बाकी और भी हैं, इंसेक्ट एंड रोडेंट, इन चीज़ें बच के रखें। सेफ फूड सेफ वाटर का इस्तेमाल करें। प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, और हॉस्पिटल में कुछ हॉस्पिटल में क्या होता है इंसेक्ट और रोडेंट्स होते हैं, ठीक,
तो रोडेंट्स एंड इंसेक्ट सम टाइम प्ले मेजर रोल इन द स्प्रेड ऑफ डिसीज इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ये जो कीड़े मकोड़े हैं या जो भी चूहे वगैरह हैं कुतरने वाले, ये क्या करते हैं, कभी भी मशीनों को कुतर देते हैं, या फिर कोई बीमारी है जो इनके स्किन में लग गई है जो हॉस्पिटल में भी है, और ये जैसे ही मूव करेंगे जो रोडेंट्स या इंसेक्ट हैं तो हो सकता है वो किसी बेड से अटैच हो जाए या फिर किसी चादर पर पहुंच जाएं, तो वो बीमारी बैक्टीरिया हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं और हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट हैं उनको कर देंगे अफेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि बीमारी हॉस्पिटल में फैल सकती है, इन्फेक्शन फैल सकता है। तो वही लिखा है, सो दे शुड बी डिस्ट्रॉयड एंड डेली क्लीन ऑफ कॉर्नर। तो इसलिए इन्हें ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए और डेली कॉर्नर की सफाई करना चाहिए, क्योंकि कॉर्नर में ही ज़्यादातर मात्रा में मिलते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन से बचा जा सके। नेक्स्ट, सेव फूड एंड वाटर। मेनी डिसीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फूड। काफ़ी बीमारी ऐसी हैं जो फूड से ट्रांसमिट होती हैं और वाटर से ट्रांसमिट होती हैं। सो इफ़ एनी अटेंडर कम विद देयर फूड, अगर कोई अटेंडर अपने पेशेंट के लिए खाना लेकर आता है तो वो ज़्यादा देर तक ओपन ना रखे, एक हाइजीन को नज़र रखते हुए वो अटेंडर अपने पेशेंट को खाना दे और आसानी से उसे बंद कर दे। तो हो सकता है हॉस्पिटल में कम चांस है इन्फेक्शन को फैलने का। और अगर हर हॉस्पिटल में वाटर सप्लाई है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वाटर सप्लाई के आसपास में कोई भी गंदगी ना हो, डेली उसकी सफाई हो, क्योंकि जहाँ हर अटेंडर वहाँ आएगा, पानी पिएगा, अगर किसी को दिक्कत हुई तो वो पानी के रास्ते वो डिसीज़ ह्यूमन में जा सकती है और फिर हॉस्पिटल में फैल सकती है, वो कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो खाना और पानी बहुत महत्व रखते हैं हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को फैलाने के लिए, इनको ध्यान रखें। प्रिवेंशन ऑफ कैथेटर, यूआईटी यूट्राइन इंट्रा ट्रांसफ़र होने के लिए जो भी डिवाइस होती हैं उनका इस्तेमाल एक प्रॉपर वे में करना चाहिए। जैसे अवॉइड अननेसेसरी कैथेटराइजेशन, मतलब ज़रूरत नहीं वहाँ भी कैथेटर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ कैथेटराइजेशन, जितना टाइम है उतने टाइम तक ही कैथेटर ह्यूमन के यूट्रेन में लगना चाहिए। ऐसा नहीं है 2 दिन 3 दिन 4 दिन से लगा ही पड़ा है तो इन्फेक्शन फैल सकता है। यो और लगाने से पहले और लगाने के बाद में अपने प्रॉपर हैंड हाइजीन करें, ग्लोव्स का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यूट्राइन का इन्फेक्शन फैल सकता है, हॉस्पिटल में और भी लोग दिक्कत आ सकती है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड एसोसिएटेड डिवाइस, जो भी आईवी फ्लड है या फिर किसी भी पेशेंट का ब्लड लेना है तो प्रॉपर मात्रा में हम ग्लव्स का इस्तेमाल करें, डस्टबिन का यूज़ करें निडल को फेंकने के लिए। निडल को प्रॉपर मात्रा में एसेप्टिक टेक्निक से प्रॉपर वे से उसको डिस्ट्रॉय करें और प्रॉपरली हैंड वॉश करें, जिससे जो अगर किसी इंसान के ब्लड में इन्फेक्शन है तो वो आगे ट्रांसफ़र ना हो सके, क्योंकि ब्लड ऐसा है अगर किसी कॉन्टैक्ट में आएगा तो आसानी से इन्फेक्शन होने का डर है। अगर ऐसा इन्फेक्शन हो गया तो पूरे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कहीं न कहीं किसी अटेंडर किसी न किसी पेशेंट के पास रहता है और अगर हैंड नहीं करेगा तो वो अगर सेफ्टी नहीं बरतेगा तो हो सकता है वो डिसीज़ फैल जाए। तो ये कुछ नोसोकॉमियल चीज़ें थी जिनके द्वारा हम बच सकते हैं, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन ना हो, हम भी बच सकते हैं और हॉस्पिटल भी बच सकता है और एक इंसान प्रॉपर वे में हेल्थ में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग एंड मेडिकल डायग्नोसिस। क्या है, इसमें नर्सिंग और मेडिकल डायग्नोसिस में डिफरेंस बताना है। देखते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस मेनली नर्स के लिए होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में मेनली डॉक्टरों के लिए होता है। देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ नर्सिंग जजमेंट। ये क्या है, एक नर्स द्वारा ही जजमेंट किया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे क्या किस तरह पेशेंट से क्या हो रहा है, क्या इसको डेली रूटीन है, क्या क्या है। और मेडिकल डायग्नोसिस में क्या है, ये एक डॉक्टर द्वारा डायग्नोसिस दी जाती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, रिफर टू अ कंडीशन दैट नर्स आर लाइसेंस ट्रीट। अगर किसी पेशेंट को नर्स ट्रीट कर रही है, उसका इलाज कर रही है, तो ये कंफर्म है, ये कंडीशन एक लागू है कि वो बाकायदा 3 या 4 साल एक लाइसेंस्ड कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। और इसमें क्या है, मेडिकल में क्या है, इसमें ये कंफर्म है जो भी डॉक्टर वहाँ पे इलाज कर रहा है या जो भी फिजिशियन है वो बाकायदा अपना एमबीबीएस डिग्री पूरी उसकी होनी चाहिए, उसके बाद ही वो मेडिकल डायग्नोसिस दे सकता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, फोकस ऑन अनहेल्थी रेस्पॉन्स टू हेल्थ। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या एक ही चीज़ फोकस रखती है, जो अनहेल्थी पर्सन है उसे हेल्थी करना है। प्रॉपर वे में एंटीबायोटिक्स दे के, मेडिसिन दे के, जो डॉक्टर ने पूरा रिकॉर्ड बताया उसको डेली के डेली लागू करके। इसमें क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस में केवल यही काम रहता है कि उनको बस यही बताना है कि इसको कौन सी बीमारी है किसी पेशेंट को। और नर्सिंग डायग्नोसिस में भी चेंज एज क्लाइंट रेस्पॉन्स चेंज। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है, जैसे जैसे क्लाइंट में चेंजमेंट आएगा वैसे वैसे रेस्पॉन्स में भी चेंज, मतलब अगर प्रॉपर मात्रा में कोई भी नर्स डायग्नोसिस करेगी तो जो क्लाइंट है, नर्सिंग डायग्नोसिस में चेंज एज क्लाइंट
रेस्पॉन्स चेंज, जैसे जैसे क्लाइंट का रेस्पॉन्स चेंज होगा वैसे वैसे नर्सिंग डायग्नोसिस भी चेंज होती जाएगी। मेडिकल में क्या है, क्लाइंट मेडिकल डायग्नोसिस रिमेन द सेम फॉर एज लॉन्ग। और मेडिकल में क्या होता है, जो बीमारी तब थी वो बीमारी तब भी रहेगी, बस फ़र्क क्या है कि थोड़ा बढ़ाव या घटाव आ जाएगा, पर बीमारी बीमारी ही रहेगी। लेकिन नर्स में क्या है, उसमें जिस हिसाब से बीमारी कम होगी उस हिसाब से वैसे भी चेंजेस आने लगेंगे। आइडेंटिफाई द कंडीशन, एमडी इज लाइसेंस द क्वालिफाइड टू ट्रीट। वही चीज़ की मतलब अगर नर्स है तो वो एक लाइसेंस होना चाहिए, एक ग्रेजुएटेड होना चाहिए। इसमें क्या है, मेडिकल में आइडेंटिफाई सिचुएशन नर्स, इसमें देखो अपोजिट हो गया है, इसको छोड़ दो, ये वाला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। इसमें क्या है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरनेस, ये एक एग्जांपल है। और इसमें क्या है, एक ट्रीटमेंट होगा किस तरीके से हम उसको एयरवे को साफ कर